filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. अच्छा, इसमें दो तीन बातें हैं। इजराइल ने कई सौ सैनिक अभी तक खो चुका है। इजराइल बच्चों को मार दिया, औरतों को मार दिया, बुजुर्गों को मार दिया, वहाँ पे रेप हुआ, वहाँ पे मर्डर हुए, वहाँ पे बिल्कुल कत्ल व गारत का एक सिर्फ ये नहीं कि ज़मीन पे सैनिटाइज करना है, ज़मीन के नीचे सैनिटाइज करना है। इतने 100 किलोमीटर के तो टनल हैं गाज़ा पट्टी में। यानी कि अगर हमास की लीडरशिप कतर में बैठी है तो कतर की पुलिस या कतर की फौज या कतर की इंटेलिजेंस सर्विसेज, उनकी पैरामिलिट्री, वो उनको सिक्योरिटी दे रही है। आई थिंक हमास इज़ वेरी लकी दैट हमास इज़ नॉट इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी उनको बेच देते अमेरिकन से पैसा लेके, जैसे उन्होंने तालिबान के एम्बेसडर को बेचा था। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अच्छा दोस्तों, ये पता लगा है कि 24 घंटे में 24 इजरायली फौजी मारे गए। लड़ते लड़ते उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, ये इजराइल मानता है। अच्छा, इसमें दो तीन बातें हैं। इजराइल ने कई सौ सैनिक अभी तक खो चुका है। इजराइल, ये जो लड़ाई शुरू हुई थी दोस्तों पिछले साल 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी, आपको पता है, जब हमास ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। तकरीबन 1400 बेगुनाह इजरायलियों को इन्होंने मार दिया था। बच्चों को मार दिया, औरतों को मार दिया, बुजुर्गों को मार दिया, वहां पे रेप हुआ, वहां पे मर्डर हुए, वहां पे बिल्कुल कत्ल गारत का एक ऐसा समा था कि रूह कांप जाए। उसके बाद इजराइल ने वापस जवाबी कार्रवाई करी। अच्छा, अभी तक आप ये देख लीजिए कि इजराइल की एक कन्वेंशनल आर्मी है और हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है। अब कई लोग कई सवाल उठा रहे हैं, आज मैं उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। लोग कहते हैं यार, इजराइल की आर्मी इतनी बड़ी, इतनी प्रोफेशनल, ऐसा कैसे हो गया कि 100 दिन से ज्यादा हो गए, इट्स बीन ओवर 100 डेज, और अभी तक इजराइल हमास को नहीं हरा पाया। इसका कारण क्या है? क्या हमास बहुत तगड़ा है या हमास बहुत मजबूत है? ये पूरा मामला क्या है? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि हमास तगड़ा है, मजबूत है। ऐसी बात यह है कि जब दो कन्वेंशनल आर्मीज लड़ती हैं, राइट, दो कन्वेंशनल आर्मीज लड़ती हैं, वो गेम अलग होता है दोस्तों। और जब आप आतंकवादियों के खिलाफ फिबुआ कहते हैं आर्मी में, FIBUA, फिबुआ, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज। फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज इज ऑलवेज वेरी वेरी डिफिकल्ट, लाइक फाइटिंग इन माउंटेन्स इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये बड़ा डिफिकल्ट गेम है और धीरे 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 होगा, एक एक करके। देखिए साहब, एक एक करके हर गली, हर सड़क, हर नुक्कड़ को सैनिटाइज करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि जमीन पे सैनिटाइज करना है, जमीन के नीचे सैनिटाइज करना है। इतने 100 किलोमीटर के तो टनल हैं गाजा पट्टी में। तो ये काम आसान नहीं है और ये बहुत लंबी लड़ाई चलेगी अगर वो चीज हासिल करनी है जो कि इजराइल चाह रहा है हासिल करना। और इजराइल चाह क्या रहा है दोस्तों? इजराइल ये चाह रहा है कि दे शुड हैव अ हमास फ्री गाजा और अ हमास फ्री पैलेस्टीन। ये आसान काम नहीं है, लेकिन ये मुमकिन काम है। अच्छा, इसमें भी फिर 2-3 वेरिएशंस हैं और 2-3 आइटरेशंस हैं। नंबर 1, हमास की लीडरशिप पैलेस्टीन में है ही नहीं। या तो ये लेबनान में कहीं बैठे हैं, कुछ मिडिल लेवल के इनके लीडर्स, नंबर 1। नंबर 2, ये फिर अपने कतर में बैठे हैं, ये तुर्की में बैठे हैं, या कुछ ईरान में बैठे हैं। तो ये इस तरीके से फैले हुए हैं सॉवरेन कंट्रीज के अंदर, जहां पे गवर्नमेंट्स उनको सपोर्ट कर रही हैं। यानी कि अगर हमास की लीडरशिप कतर में बैठी है तो कतर की पुलिस या कतर की फौज या कतर की इंटेलिजेंस सर्विसेज, उनकी पैरामिलिट्री, वो उनको सिक्योरिटी दे रही है। और फिर अगर इजराइल कुछ करता है तो फिर वो सॉवरेनिटी का मामला बन जाता है। और ये कुछ मुल्क हैं जिनका मैंने नाम लिया है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ठीक है, ऐसा कोई खबर आई नहीं है कि हमास वाले पाकिस्तान में हैं। एंड आई थिंक हमास इज वेरी लकी दैट हमास इज नॉट इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी उनको बेच देते अमेरिकन से पैसा लेके, जैसे उन्होंने तालिबान के एम्बेसडर को बेचा था। उसकी एक किताब है, मैं मुल्ला ज़ईफ ऐसी कुछ नाम है, नाम भूल रहा हूं उनका, माई लाइफ इन द तालिबान इज द बुक, जहां पे वो कहते हैं कि साहब, मैं एम्बेसडर था तालिबान का इस्लामाबाद में, और पाकिस्तानियों को अमेरिकन से पैसा मिला, उन्होंने मुझे अरेस्ट करा, जबकि मुझे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी थी, मुझे अरेस्ट करा, मुझे अमेरिकन को बेच दिया। पाकिस्तानी सोल्ड द अफगान एम्बेसडर टू द अमेरिकन फॉर मनी। तो मुझे लगता है कि जो हमास वाले हैं उनको पता है कि किसी और मुस्लिम कंट्री में चले जाना, भाई पाकिस्तान में मत चले जाना, क्योंकि पाकिस्तानी बेच देंगे तुम्हें। बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, Israel has promised that it will wipe out Hamas. Now, this
has again a few iterations and a few levels of wiping out. Number one, the foot soldiers. जो फुट सोल्जर्स हैं हमास के, उनको वाइप आउट करना है, लेकिन उनको वाइप आउट करने से कुछ होगा नहीं. अगर आप उनको वाइप आउट करने चले तो और ज्वाइन कर जाएंगे मूवमेंट को. लेकिन जो सांप है ना, सांप का जहर उसके फन में होता है. आप जब तक सांप का फन काट के उसको कुचल के सांप को नहीं मारेंगे, तब तक ये मामला चलता रहेगा. दोस्तों, इसमें इजराइल ने ये प्लान बनाया है कि जहां पे जो है वहां पे हम उसकी जान ले लेंगे. अगर वो कतर में है तो उसकी कतर में हत्या हो जाएगी, अगर वो तुर्की में है तो तुर्की में जाके उसको ठोक देंगे. इसीलिए हाल फिलहाल में CNN को इंटरव्यू देते हुए मोसाद के जो चीफ हैं, उन्होंने बोला था कि मैं हमास की लीडरशिप से कहना चाहता हूं कि आप गाजा पट्टी छोड़ दो. आप छोड़ दो गाजा पट्टी, आप पैलेस्टीन छोड़ दो, आप बाहर चले जाओ. राइट? ये जानते हुए उन्होंने बोला है कि हमास की लीडरशिप वहां पे रहती नहीं है गाजा पट्टी में. राइट? सो ये वो चाहते हैं सबके सामने, एक तो सामने बात आए कि नेतन्याहू कहां पे है. नेतन्याहू तेल अवीव में बैठता है. सारे जर्नल जितने भी हैं इजराइल के, कहां रहते हैं? इजराइल के अंदर रहते हैं. सब कोई इजराइल के अंदर रहता है, छोड़ के जो हमास के लोग हैं, राइट, हमास के जितनी भी सीनियर लीडरशिप है वो बिल्कुल बाहर है. दोस्तों, अभी लेटेस्ट जो बात चल रही है, वो बात ये चल रही है कि किसी तरीके से इजराइल को, हमास वालों को खत्म करना है, जड़ से निकालना है. अभी यह है कि इजराइल ने सेकंड रंग लीडरशिप को डैमेज करा है. टॉप रंग लीडरशिप 100 दिन के बाद भी सेफ है. कुछ लोग हैं लेफ्टिनेंट उनके मारे गए हैं, लेकिन लार्जली देयर सीनियर लीडरशिप इज एब्सोल्युटली फाइन. और जो उनकी जूनियर लीडरशिप है वो मारी जा रही है. दोस्तों, ये तो खबर हो गई ना हमास और इजराइल की. लेकिन अगर हम थोड़ा सा नीचे ईरान पे आ जाते हैं. हम ईरान पे क्यों आए हैं? क्योंकि ईरानी वो है जो सबको भड़का रहा है, पैसे दे रहा है, बोल रहा है तुम लड़ो, कत्लो गारत करो. अच्छा, अब कहने की बात यह है कि जो ईरान है उसकी लड़ाई झगड़ा पाकिस्तान के साथ चल रहा है. इन्होंने मिसाइल मारी, ड्रोन मारे, उन्होंने फाइटर जेट से इनको मिसाइल मारी. अब 26 जनवरी को दोनों के फॉरेन मिनिस्टर मिल रहे हैं, ईरान का फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर. इनकी मीटिंग होने वाली है और 29 जनवरी को ये मिलके कुछ मुआहदे भी साइन कर रहे हैं. बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वहां पे तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया. आपको पता है पाकिस्तानी फौजियों ने फिर वही काम करा जो 1971 में करा था. पाकिस्तानी फौजियों ने सरेंडर कर दिया. दोस्तों, मैं आपको पूरा एरिया घुमा के ला रहा हूं. आई एम गेटिंग यू फ्रॉम इजराइल टू ईरान, क्योंकि ईरान वो जड़ है फसाद की. अब ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करा, पाकिस्तान की ईरान के साथ सुलह हो गई. सुलह होते ही तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया. 2 उनके फौजी मार दिए, कई फौजियों को उन्होंने घायल करा और कई फौजियों को वो बंदी बना के अपने साथ ले गए. ईरान ने ऐसा क्यों करा? क्यों अटैक करा उन्होंने? और फिर अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर क्यों अटैक करा? सोचिए और कमेंट्स में लिखिए. दोस्तों, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं कि क्यों इन दोनों देशों ने, आप ये छोड़ दीजिए कि ईरान ने पहले मिसाइल अटैक करा, जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान ने करी. नहीं, ये सीन इतना क्लियर नहीं है जितना आपको दिख रहा है. मेरा सवाल आपको यह, मैं जानता हूं कि आप इंटरेस्ट से देखेंगे और आप सोचेंगे, इस पर दिमाग लगाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है. तो मेरा सवाल दोबारा सुन लीजिए. मेरा सवाल यह है कि दोनों, ईरान और अफगानिस्तान, दोनों मुस्लिम देश हैं, उन्होंने एक तीसरे मुस्लिम देश पे हमला क्यों किया? ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए. मैं फिर हाजिर हूंगा कल एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.